तो हमने राजस्थानी शैली के बारे में अध्ययन कर रहे थे। राजस्थानी शैली का परिचय आपको दे दिया गया। अच्छी तरह से आपको याद होगा कि राजस्थान नाम कब दिया, क्या हुआ, ये पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी। अब हम पढ़ रहे थे लघु चित्रण शैली। इसमें मेवाड़ पढ़ लिया, मारवाड़ पढ़ लिया। मारवाड़ के दो भाग बने थे। मारवाड़ शैली, इसकी उप शैली, एक तो बीकानेर और एक किशनगढ़, ये दोनों इसकी उप शैली है। उप शैली यानी इससे ही ये दोनों मारवाड़ से अलग हुई, बीकानेर और किशनगढ़ से। इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं कि मारवाड़ शैली से अलग हुई। अब चर्चा करेंगे हम यहाँ बीकानेर की। इसकी बीकानेर, बीकानेर शैली बेटा ये उप शैली थी और अन्य शैलियों का देखो मुगलीय प्रभाव पड़ा। और ये शैली, बीकानेर जो शैली थी, ये मुगल शैली में ही पनपी। मुगल शैली का इसके ऊपर पूरी तरह प्रभाव था, यानी मुगल कला के सानिध्य में ही ये शैली पनपी थी। अब सबसे पहले हम बीकानेर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें। बीकानेर राव भिक्का के द्वारा बसाया गया था। राव भिक्का के द्वारा इसको बसाया गया था और ये चर्चा हमने कर ली कि ये मारवाड़ से ही अलग हुई थी और आगे स्वतंत्र रूप से एक नई शैली के रूप में उभर कर हमारे सामने आई। बीकानेर शैली की ये लगातार कार्य कर रही थी मुगलों के सानिध्य में। अब मुगलों के सानिध्य में किस प्रकार से काम कर रही थी? बीकानेर रियासत ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर जो रियासत थी, इसके शासक थे, इन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और अधीनता ही स्वीकार नहीं की, ये अधिकतर मुगलों के समय यहाँ के शासक वहाँ के गवर्नर रहे। और ये दक्षिणी भारत में इनको गवर्नर नियुक्त किया गया था। दक्षिण भारत में गवर्नर नियुक्त करने के कारण इस शैली पर मुगल के साथ साथ में दक्षिणी शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली व दक्षिणी शैली का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इन दोनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मुगलों के सानिध्य में तो ये शैली पनपी। और दूसरा कारण ये रहा कि यहाँ के जितने भी शासक रहे, इन शासकों ने गवर्नर के पद पर रहते हुए अधिकतर दक्षिणी मोर्चे संभाले थे, जिस कारण से यहाँ के शासकों के ऊपर और दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा। यानी कि जिस क्षेत्र में आदमी रहता है वहाँ का प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कि यहाँ जो व्यक्ति बोलता है, दूसरी जगह जाएगा तो वो या तो वहाँ से कुछ सीखेगा, उसकी भाषा सीखेगा। जैसे यहाँ से तमिलनाडु चला गया आदमी, तमिलनाडु चला गया तो तमिलनाडु में जाकर या वहाँ आसपास में लोग रहेंगे, वो कुछ शब्द राजस्थानी के सीखेंगे, हिंदी के या हमारी शेखावाटी की जो भाषा है इससे कुछ शब्द पकड़ेंगे। और वहाँ के लोगों से हम वहाँ की भाषा पकड़ेंगे और भाषा के कुछ शब्द यहाँ पर आए तो वो हम घर पे भी बोलेंगे और बोलचाल में ये शब्द काम मिलेंगे। या रहन सहन, वहाँ जो खाना खाया जाता है उस प्रकार का खाना खाएंगे, उस प्रकार की वेशभूषा पहनेंगे, तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि हर क्षेत्र में आदमी
उस चीज से प्रभावित होता है। तो कला के क्षेत्र में भी दक्षिण से ये लोग प्रभावित हुए। अब बीकानेर शैली की विकास की बात आती है तो सबसे पहले राय सिंह नाम करके एक शासक हुआ। राय सिंह शासक ने इस क्षेत्र कला के क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। और ये बात है राय सिंह के पश्चात औरंगजेब शासक बन गया था। मुगलों यानी दिल्ली सल्तनत का शासक मुगल ये औरंगजेब बना था, न कि बीकानेर का। बीकानेर का शासक उस समय था करण सिंह और अनूप सिंह। करण सिंह और अनूप सिंह जो यहाँ के शासक बने, कौन बना, महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं आपको कि इस शैली का विकास करने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं दोनों व्यक्तियों का है, करण सिंह व अनूप सिंह। ये शासक बने और इस काल को समयुग के नाम से जाना जाता है, बीकानेर शैली को। और करण सिंह के समय औरंगजेब शासक बनना था। औरंगजेब शासक बनते ही हम सबको ने अध्ययन भी किया है, हम सबको पता भी है कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और इस काल से उन्होंने चित्रकला के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। वो धर्म विरुद्ध मानते थे चित्रकला को। और वहाँ के दरबारों पर भी उन्होंने ये प्रभाव दिखाया था कि जितने भी चित्र बनाए गए थे उसके ऊपर सफेदी पुतवा दी थी, जिस कारण से चित्र भाग के आगे थे। और ऐसा ही चित्रकार एक आया था आरा रजा। ये मुगल दरबार से यहाँ पर आया था और उन्होंने ये करण सिंह का प्रिय चित्रकार भी था। करण सिंह का क्या था, प्रिय चित्रकार भी था। और इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में काफी कार्य किया था, कई चित्र यहाँ पर बनवाए थे। और इनके साथ साथ में अन्य जो चित्रकार थे उसमें रुकनुद्दीन जो चित्रकार था, इन्होंने ब्रह्मा विष्णु और पार्वती का जो चित्र बनाया था, विष्णु और लक्ष्मी का जो चित्र बनाया था, वो चित्र मशहूर भी हुआ था। ये रुकनुद्दीन के 3 पीढ़ियां यहाँ पर लगातार बनाई थी। रुकनुद्दीन के पश्चात उसका पुत्र शहाबुद्दीन और उसका पुत्र कयाम ने चित्रकला के क्षेत्र में काफी, ये 18वीं सदी में हुआ था। कयाम 18वीं सदी में इन्होंने चित्र बनाए थे। यानी इन तीनों ने चित्रकला के क्षेत्र में काफी कार्य किया था। और ये कार्य करण सिंह और अनूप सिंह के समय में हुआ था। इनके साथ साथ में एक उस्ता कलाकारी, बीकानेर की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी है। ये ऊँटों की गर्दन पर ये जो चित्र का कार्य किया जाता था, ऊँटों की गर्दन पर जैसे त्रिशूल का निशान बनाना या अन्य चित्रकारी डिजाइन बनाना, बेलबूटे बनाना, ये कार्य उस्ता परिवार जो मुगल दरबार से आए थे, कौन सा परिवार था, उस्ता परिवार, ये लगातार बीकानेर से जुड़ा रहा, बीकानेर दरबार से जुड़ा रहा और बीकानेर शैली का विकास करता रहा। अपनी अलग पहचान इन दोनों ने बनाई थी बीकानेर शैली की। और इनके समय जो ये मुख्य चित्रकार थे, यानी आरा रजा तो था ही था, रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, कयाम और उस्ता परिवार और एक मथेरना परिवार। मथेरना परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन ये जो उस्ता परिवार मुगल दरबार से आए थे, वो गोंदने का काम, जैसे हाथों पर ये चित्र बनाए जाते हैं ना गोंदने वाले, वो बीकानेर से ही आए थे। और सबसे पहले ऊँटों पर ये कार्य किया गया था। आज भी इस कला को उन्होंने जिंदा रखा है। आज भी बीकानेरी जो शैली की महत्वपूर्ण पहचान थी उस्ता कलाकारों के द्वारा, वो आज भी इसको जिंदा रखे हुए हैं कि ऊँटों की गर्दन पर ये चित्रकारी का कार्य किया जाता है। इनके साथ साथ में अन्य जो चित्रकार थे, इन्होंने भी यहाँ पर काफी मेहनत की थी। उसमें मथेरना परिवार है, मुन्नालाल है, मुकुंद है, चंदूलाल है आदि ने चित्रकारी के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया था। कौन कौन थे? सबसे पहले अरा राजा मुख्य चित्रकार,
रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, कयाम, उस्ता परिवार, मथेरना परिवार, इसका पूरा परिवार लगा हुआ था। मथेरना परिवार पूरा चित्रकारी का कार्य करता था बीकानेर दरबार में। और मुकुंद चुन्नालाल और मुन्नालाल ये मुख्य रूप से यहाँ के चित्रकार थे जिन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में अपना अद्वितीय योगदान दिया था। और इसके साथ साथ में चित्रकारी, यहाँ की चित्रकारी की एक विशेषता ये भी थी कि एक तो ऊँटों की गर्दन वाली बात आ गई, एक ये थी कि जिस प्रकार से ढूंढार शैली में आप आगे जाकर पढ़ोगे कि हवेलियों में चित्रण का कार्य किया गया था, यहाँ पर भी ये चित्रण का कार्य किया गया था। जैसे जो बीकानेर का महल है या सिटी प्लेस है, छत्रियां हैं, वहाँ पर की भित्तियों पर भित्ति चित्रण क्या होता है, जो दीवार के ऊपर, ये जो दीवार है, इन दीवारों पर जो चित्रकारी का कार्य किया जाता था उसको भित्ति चित्रण के नाम से जाना जाता था। तो बीकानेर का महल, सिटी प्लेस या फिर ये छत्रियां, इनके ऊपर बीकानेर में काफी भित्ति चित्रण किया गया है जो ढूंढार शैली से मिलता जुलता कार्य है। रंगों के क्षेत्र में देखें तो जो मारवाड़ शैली में चटकीलापन था वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। चटकता और चटकीलापन जो यहाँ के मुगल शैली में भी देखने को मिलता है वो सारे इसमें है, क्योंकि मुगल शैली का प्रभाव इसके ऊपर पूर्ण रूप से थे। अब इसके विषयों की बात आती है तो यहाँ पर प्रमुख जो विषय थे वो विषय भगवत पुराण या माधवपाल, चोर पर शिखा, जो पुस्तक थी ना चोर पर शिखा, ये राजस्थानी शैली की विशेषताओं के अद्भुत और विकास में आता है। वहाँ पर उद्भव और विकास के समय चोर पर शिखा का नाम आपने देखा होगा, वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये इनके विषय रहे कि एक तो दरबारी चित्रण बनाए गए, यहाँ पर व्यक्तिगत चित्र भी बनाए गए थे, और उनके साथ साथ में जो ग्रंथ थे उनका पूर्णतः प्रभाव था ग्रंथों के ऊपर कि उनका चित्रण का कार्य किया गया, जैसे भगवत पुराण, चोर पर शिखा और रागमाला, या फिर इनके विषय नायक नायिका में भेद, 12 मासों का वर्णन और ऋतुओं का वर्णन, प्रकृति चित्रण का भी यहाँ पर विशेष महत्व दिया गया था। प्रकृति चित्रण भी काफी मात्रा में हुआ था। ये प्रमुख यहाँ के विषय थे। अब बात आती है विशेषताओं की बात आती है तो बीकानेर शैली है, उसके अंदर जिस प्रकार से मारवाड़ और मेवाड़ में लंबे चौड़े कद के जो पुरुष थे वो तो राजस्थान के पूरे की विशेषता है, तो यहाँ पर भी उस प्रकार के जो आदमी इतने लंबे चौड़े नहीं बनाए गए थे जितने मेवाड़ और मारवाड़ में थे, लेकिन फिर भी ठीक बनाए गए थे, यानी हष्टपुष्ट आदमी बनाया गया था। स्त्री का भी यहाँ पर काफी चित्रण का कार्य किया गया था। मुंह के ऊपर मूंछों का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ था। पहनावे में कुछ चित्रों में मुगलिय शैली में, बाद में मुगल शैली में भी राजस्थानी शैली का मिश्रण हो गया था, तो पूरा का पूरा मुगलिय शैली वाला यहाँ पर देखने को मिलता है। पहनावा है वो या वस्त्राभूषण है वो मुगलिय शैली के अनुरूप भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। प्रकृति चित्रण यहाँ पर काफी मात्रा में प्रकृति के चित्र भी बनाए गए, जैसे या पशु पक्षियों के चित्रण, हिरण, खरगोश या अन्य जो पशु पक्षी होते हैं उनके चित्र यहाँ पर देखे जा सकते हैं। प्रकृति में वहाँ पर धोरे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भी दिखाए गए हैं। और दक्षिणी शैली का प्रभाव का मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे, प्रकृति चित्रण बनना स्वाभाविक है, तो इस प्रकार के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। रंग, पारंपरिक रंगों के साथ साथ में जो रंगों का मिश्रण मुगल शैली में देखने को मिलता है वो बीकानेर शैली में भी देखने को मिलता है, और यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग काफी मात्रा में किया गया चित्रकारों के द्वारा। जैसे रुकनुद्दीन ने भगवत पुराण का चित्रण का कार्य किया था। रुकनुद्दीन ने किसका? भगवत पुराण का चित्रण का कार्य किया था, वो भी एक सराहनीय था। इसके चित्रों में ये जो मुगली रंग है वो देखे जा सकते हैं।
और आपको इनकी विशेषताओं में ये बात भी आती है कि 12 मासों ऋतुओं का वर्णन, रागमाला पर आधारित चित्र और नायक नायिका में भेद, ये यहाँ की मुख्य विशेषता में रहे। चित्रकारों की बात आती है तो चित्रकार यहाँ पर कौन कौन से थे? आरा था, रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन, कयाम, मथेरना परिवार, उस्ता परिवार, मुकुंद, चुनालाल, मुन्नालाल, ये प्रमुख से यहाँ पर चित्रकार थे। बीकानेर शैली बेटा छोटी है, इतने ही बात इसके अंतर्गत आती है। अब बीकानेर शैली के बाद में नंबर आता है किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली आती है? किशनगढ़। किशनगढ़ शैली राजस्थान की एक ऐसी शैली है जिस प्रकार से हम पहाड़ी शैली की बात करते हैं, उसमें कांगड़ा का वर्णन नहीं हो तो वो चित्रकला का ये समझो कि ज्ञान ही नहीं है। अगर पहाड़ी शैली का कहीं पर चर्चा हो रही है, कांगड़ा का नाम नहीं आए बीच में, तो ये समझो कि चित्रकला का अधूरा ज्ञान है। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत कला के बारे में पढ़ें और वहाँ पर किशनगढ़ का नाम नहीं हो तो कला अधूरी है, चित्रकला हमारी अधूरी है। तो इसका कहने का तात्पर्य वो ये हुआ कि जो स्थान पहाड़ी शैली में कांगड़ा का है, ठीक वही स्थान राजस्थानी शैली में किशनगढ़ का है। किशनगढ़ शैली अति महत्वपूर्ण है राजस्थान के कला के क्षेत्र में। अब किशनगढ़ के विकास की बात करते हैं। किशनगढ़ मारवाड़ शैली की उप शैली है, मारवाड़ शैली की ही उप शैली है। और किशनगढ़ शैली में किशनगढ़ को राजा राव किशन सिंह ने इसको बसाया था कि यहाँ का जो शासक था किशन सिंह, उसने किशनगढ़ को बसाया था और किशनगढ़ का विकास का कार्य किया था। किशनगढ़ की एक विशेषता ये रही है कि यहाँ के जितने भी शासक हुए हैं वो कृष्ण के आराध्य रहे हैं, यानी कृष्ण भक्ति इनके मूल रूप से रही। ये बात हम देख लें कि मीरा का प्रभाव मान लो या फिर जो बल्लभ संप्रदाय था उसका प्रभाव माने कि यहाँ के शासक थे वो सारे कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक मात्रा में करवाया। किशनगढ़ का वास्तविक विकास करवाने में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के शासक सावंत सिंह को जाता है, जिसने के नाम पर किशनगढ़ ने काफी विकास किया। किशनगढ़ का सबसे पहले 1943 में 2 कला मर्मज्ञ हुए थे। एक तो एरिक डिक्सन और एक फयाज अली, डॉक्टर फयाज अली। ये दोनों व्यक्ति 1943 ईस्वी में इस शैली को कला को प्रकाश में लाए थे। इससे पहले यहाँ के जितने भी चित्र बनाए गए थे वो एक गांठी में पोटली, कपड़े की पोटली होती है ना, उस प्रकार से उसको बांध के रखे हुए थे। लेकिन किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? 1943 ईस्वी में 2 कला मर्मज्ञ हुए, यानी कि कला का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हुए, एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली। इन दोनों ने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया। अब यहाँ से आगे की चर्चा हम करते हैं तो सबसे पहले बात आती है 1718 ईस्वी में राज्यारोहण हुआ था सावंत सिंह का। सावंत सिंह जिसको हम जानते हैं नागरीदास के नाम से। सावंत सिंह 1718 ईस्वी में शासक बना। जिस प्रकार से इसके पूर्वज कृष्ण
को अपना आराध्य मानते थे और उसका चित्रांकन अधिक करवाते थे। ठीक उसी प्रकार से सावंत सिंह भी कृष्ण प्रेमी था और कृष्ण का इतना जबरदस्त आराध्य मानते थे, अपने उनके भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि इन्होंने अपना राजकाज का कार्य भी वहाँ के जो दरबारी थे उनको सौंपकर और भक्ति धारा में डूब गए और अपने आराध्य के प्रति पुस्तकों की रचना करने लगे और उसके ऊपर ही चित्रांकन का कार्य करने लगे। और इसका यहाँ पर एक नाम अब आता है सबसे बड़ा बनी ठनी जो चित्र आता है, ये बनी ठनी जो चित्र बनाया गया था, ये चित्र बनी ठनी का वैसे अर्थ होता है सजी धजी औरत। बनी ठनी का अर्थ क्या होता है? बनी ठनी का अर्थ होता है सजी धजी औरत। और जो ये बनी ठनी एक स्त्री थी जो इसकी प्रेमिका थी सावंत सिंह की, वो उसके महल में दासी का कार्य करती थी, अति सुंदर महिला थी। और सबसे पहला चित्र बनी ठनी का सावंत सिंह ने ही बनाया था। सावंत सिंह ने ही बनी ठनी का चित्र सबसे पहले बनाया था अपनी प्रेयसी का, और वो दोनों बाद में यहाँ से छोड़कर और मथुरा चले गए, वृंदावन में रहे और वहीं पर कई पुस्तकों का रचना की। इस सावंत सिंह ने, नागरीदास ने कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें नागर सामुच्चय के नाम से मनोरथ, मंजरी, रसिक प्रिया, सुरसागर, ये पुस्तकों का उन्होंने चित्र का कार्य किया। और इनके नागर समुच्चय में तो उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर लिखा था अपनी प्रेयसी को साथ में रखकर। और फिर वहीं पर 1763 ईस्वी में मथुरा में ही बनी ठनी का निधन हो गया तो उसकी समाधि बनाई गई है। और 1764 में उनके पास में ही नागरीदास या सावंत सिंह की मृत्यु हुई तो उसकी जो समाधि बनाई गई है। वो दोनों का देहांत कहाँ पर हुआ था? मथुरा वृंदावन में ही हुआ था। नागर समुच्चय में कई प्रकार के उनके जो दोहों की रचना की गई थी और उनका संकलन का कार्य किया गया था। उसको कार्य किया था मोरध्वज निहाल चंद ने। यानी बनी ठनी का जो वास्तविक चित्र था जो हम देखते हैं वो मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। निहाल चंद ने इस चित्र की रचना की थी। जो चित्र जो आज हम देखते हैं बनी ठनी का चित्र वो निहाल चंद ने बनाया था, मोरध्वज निहाल चंद ने। इनके पिता सुरमल थे, वो भी चित्रकार थे, लेकिन इन्होंने जो चित्र बनाए थे वो कैसा बनाया था? बनी ठनी वैसे तो सुंदर स्त्री थी, लेकिन इन्होंने जो चित्र का कार्य किया था जैसे कटार जैसी भौहें और ये आंखें हैं वो कान को छूती हुई सी, पतले कान, पतले होठ, पतला नाक सुए जैसा, और लठ है वो इस प्रकार से कानों को छूती हुई निकल रही थी, और लंबे लंबे नाखून, एक इस प्रकार से एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में अपने घूंघट को इस प्रकार से स्त्री थामे हुए। इस प्रकार का जो चित्र बनाया गया था, सुंदरता का मूर्तन किया गया था, वो निहाल चंद ने बनाया था। जो चित्र बनाया था किसने? बनी ठनी का चित्र सावंत सिंह ने बनाया था, उसको सुंदर रूप निहाल चंद ने दिया था, तो चित्रकार का नाम आता है निहाल चंद। वैसे बीकानेर शैली में हम बात करें थे तो बीकानेर शैली एक ऐसी शैली है जिसमें चित्रों में चित्रकार का नाम, पिता का नाम और संवत लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलता है, अन्य किसी कला में नहीं मिलता है, केवल बीकानेर शैली में ही वो चीज मिलती है। तो वैसे चित्र किसने बनाया? निहाल चंद ने बनाया था ये चित्र। अब
अन्य चित्रकार यहाँ पर मुख्य रूप से सीताराम थे, बदन सिंह थे, लाडली दास था, सूरजमल, ये सब चित्रकार थे। लाडली दास ने गीत गोविंद का चित्रण का कार्य किया था। जो गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। उसका चित्रण का कार्य लाडली दास ने किया था किशनगढ़ शैली में। और किशनगढ़ शैली की हर एक विशेषता से कर्षण के चित्र बनाए गए हैं। वहां पर भी उनकी बोहें कटार जैसी मिलेंगी आपको, आंखें कानों को छूती हुई सी, जैसे पुरानी फिल्मों में हीरोइनें जो काजल डालती थी ना नायिका, उस प्रकार का, कि वो भी इस प्रकार से देखो आगे तक पहुंचाती थी, उस प्रकार का चित्र का कार्य। पतले होठ से, पुरुष है तो उसके भी पतले होठ, लंबा नाक, ये जो लट है वो कानों को छूती हुई इस प्रकार से मुड़ी हुई, यानी सुंदर चित्र। पतली पतली अंगुलियां, इकहरा बदन, खंजन पक्षी जैसी आंखें, तो इस प्रकार से सुंदर मादकता लिए हुए चित्र यहाँ पर बनाए गए थे। ये बीकानेर शैली की मुख्य विशेषता थी। तो हमने बीकानेर शैली में, ये किशनगढ़ शैली में, सॉरी किशनगढ़ शैली में आप पढ़ोगे तो किशन सिंह ने किशनगढ़ को बसाया था। फिर इसको प्रकाश में लाने का काम किसने किया? 1943 ईस्वी में तलाब के डॉक्टर एरिक डिक्सन और डॉक्टर फयाज अली ने किया। और फिर शासन का कार्य के बारे में देखें, चित्रकला का विकास देखें, स्वर्णिम देखें, तो वो सावत सिंह के काल को आता है। 1718 ईस्वी में इनका राज्य अभिषेक हुआ, यानी ये शासक बने जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन कर्षण भक्ति धारा में इतने डूब गए कि अपना राजकाज का कार्य छोड़कर वो चले गए मथुरा जाकर, वहीं पर उन्होंने चित्रांकन का कार्य किया। साथ में उनकी प्रियसी बड़ी ठनी जो उनकी एक दासी थी वो उनके साथ ही रही, और वहां पर जाकर उन्होंने नागर सामुचे, सुरसागर, मनोरथ मंजरी, रसिक प्रिया नामक ग्रंथों की रचना की, चित्रण का कार्य किया, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन चित्रकला का विकास निहाल चंद ने किया। निहाल चंद ने बड़ी ठनी का चित्र बनाया। जितने भी उन्होंने नागर सामुचे के नाम से एक पुस्तक का संग्रह किया, जितने भी उन्होंने रचना की थी उसके अंदर उन्होंने किया, ये निहाल चंद ने ही किया था। अन्य चित्रकार यहाँ पर ये हुए थे कि चित्रकार कौन थे? यहाँ पर सीताराम थे या बदन सिंह था, और इसके साथ में लाडली दास, सूरजमल, ये आदि चित्रकार हुए। लाडली दास ने गीत गोविंद को 1820 में, कौन से सन में? 1820 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण का कार्य किया। किसने? लाडली दास ने ये किया। और फिर बड़े ठनी पर भारत सरकार ने भी 1973 में डाक टिकट जारी किया था। 1973 में इस कला को बढ़ावा देने के लिए डाक टिकट जारी किया था, क्योंकि ये पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे विश्व में बड़ी ठनी है। इसको काफ़ी चर्चा की जाती है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा जाता है। ये वैसे विश्व में सबसे सुंदर चित्र का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है बड़ी ठनी को। बड़ी ठनी को किसकी संज्ञा दी जाती है? मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। इसमें केवल एक ही चित्र वर्णन देखने को मिलता है, आपको बड़ी ठनी का ही वर्णन मिलेगा। बड़ी ठनी का चित्रकार का नाम निहाल चंद आता है। वैसे आपको बताया मैंने सावत सिंह ने बनाया था, लेकिन जो सुंदर रूप हमारे सामने आता है वो निहाल चंद ने बनाया था, जिस कारण से पूरा नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। पूरा नाम क्या है इसका? मोर ध्वज निहाल चंद। ये चित्रकार मुख्य रूप से हुए हैं। अब इस शैली की विशेषता है कि यहाँ पर ये मारवाड़ शैली से अलग हुई, और मुगल शैली का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्त्री सुंदरता के लिए ये शैली मशहूर हुई, प्रसिद्ध हुई। चित्र किस प्रकार से बनाए गए? पतला बदन, यानी इतने हष्ट-पुष्ट नहीं थे जो राजस्थानी शैली की विशेषता के अंतर्गत आते थे। दुर्बलता
दुर्बल भी नहीं कहा जा सकता, मीडियम क्लास। लेकिन पतले होठ, नाक पतला, या ये आँखें, होठ, ये सारी चीज़ें सुंदरता के साथ में दर्शाया गया है। इनके साथ साथ में प्रकृति चित्रण, पशु चित्रण, ये भी यहाँ पर हुआ। रंगों के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर हरे रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है। मूलभूत रंग तो है ही है, इनके साथ साथ में हरे रंग का प्रयोग यहाँ पर अधिक मात्रा में हुआ। हर प्रकार के ऋतु वर्णन या नायक नायिका का चित्रण ये यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे, और उनके साथ साथ में कृष्ण भक्ति से संबंधित चित्रों का निर्माण इस शैली में अत्यधिक हुआ। चित्रकारों का नाम आए तो ये नाम आपको मैंने कई बार बता दिए। सीताराम लाडलीदास या निहाल चंद सूरजमल, ये सब यहाँ के प्रमुख चित्रकार थे। जय हिंद।